सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है एनएलपी की आज की क्लास के अंदर। और हम आ गए हैं डे 25 में। और जो टॉपिक हमने अब शुरू किया हुआ है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है, क्योंकि उसको समझना सबके लिए जरूरी है। हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्या सीख रहे हैं? अपने नर्व्स का नॉलेज सीख रहे हैं, हमका ब्रेन कैसे काम करता है। दूसरा लिंग्विस्टिक पार्ट, लैंग्वेज कैसे काम करती है, कम्युनिकेशन कैसे काम करता है। तो ये पार्ट कम्युनिकेशन का पार्ट है। द साइंस ऑफ हिप्नोटाइजिंग, साइंस ऑफ कन्वर्सेशन, वो सीख रहे हैं। और आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं, जैसे कि हमने परसों किया था, साइंस ऑफ हिप्नोटाइजिंग क्या है, किस प्रकार से हिप्नोटाइजिंग वर्ड्स का, सेंटेंसेस का हमारी लाइफ में जो इम्पेक्ट पड़ता है, कितना लंबे समय तक वो टिकता है। क्योंकि मुझे तो बहुत याद है मेरे दादा दादी की कही हुई बातें। वो कैसे कहावतों के रूप में ऐसे बोल जाया करते थे कि हम निरुत्तर हो जाया करते थे। आज भी याद है बहुत सारी बातें। सेम वे, जो ये लैंग्वेज है ये बहुत इन्फ्लुएंशियल होती है। किसी लीडर की बात, किसी स्पिरिचुअल गुरु की बात हम बरसों मुद्दतों तक नहीं भूलते हैं। और उसी के आधार पे हम बहुत सारे कार्य शुरू कर दिया करते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक वो बात घर कर जाती है। तो कल हमने सीखा था कि मिल्टन मॉडल क्या है। जो एक हिप्नोथेरेपिस्ट, जो एच एरिक्सन जो हुए, मिल्टन एच एरिक्सन, उन्होंने जिस मॉडल को बनाया भी कैसे ये काम करता है, तो वो हमने सीखा मिल्टन मॉडल। किस तरह से हम सेंटेंसेस बोल करके दूसरे के सबकॉन्शियस माइंड तक हम उस बात को ले जा सकते हैं और उसको अच्छे से वो बात समझ में आ जाती है। तो आज हम क्या करेंगे, दूसरा एक मॉडल है मेटा मॉडल। मेटा मॉडल में क्या होता है कि हम, अगर कोई लिसनर जो दूसरा बंदा है, अगर वो ढंग से नहीं बात को क्लियर कर पा रहा है, वेग लैंग्वेज बोल रहा है, अधूरी लैंग्वेज बोल रहा है, तो उसको एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि वो उस वेग लैंग्वेज को क्लियर लैंग्वेज बना दे। आज हम ये सीखेंगे। आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग है एक प्रकार से ये, कि हम कैसी बातें बोले कि दूसरा बंदा क्लैरिटी के साथ उसे हमें बता सके। तो आज का जो मॉडल है वो है मेटा मॉडल। The meta model is a crucial element of neuro-linguistic programming, serving as a tool for refining and enhancing communication by addressing the often unconscious pattern in our language that can distort, delete, and generalize our experience. कई बार हम ऐसे ऐसी सेंटेंस बोल जाते हैं जिसमें डिलीशन यूज किया है, किसी में तो हमने इंपॉर्टेंट बात ही मिस कर दी है, किसी में हमने मीनिंग चेंज कर दिया, डिस्टोर्ट कर दिया उसको, और किसी में हमने उसको जनरल बना दिया। यानी रियलिटी तो रही ही नहीं उस बात के अंदर, आधा अधूरा वाक्य रह गया है, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन रह गई है। तो ऐसे जो पैटर्न होते हैं उनको हम कैसे रिफाइन करें, कम्युनिकेशन को कैसे एनहांस करें, ये वो मॉडल हमें, मेटा मॉडल हमें सिखाता है। ये जो थ्योरी है, एनएलपी की जो थ्योरी है, मेटा मॉडल या मिल्टन मॉडल की जो थ्योरी है, ये दी थी हमें रिचार्ड बैंडलर और जॉन ग्राइंडर ने 1970 में। और ये इसी आइडिया पर आधारित है कि द वे वी स्पीक अबाउट अवर एक्सपीरियंस रिफ्लेक्ट्स द वे वी थिंक अबाउट देम। हम जैसे अपने एक्सपीरियंस को बताते हैं, इसका मतलब हम उसके बारे में वैसा ही सोच रहे हैं। आपका तरीका बता देता है कि आप क्या सोच रहे हो उस एक्सपीरियंस के बारे में। However, these linguistic representations can often be impressive, imprecise, leading to misunderstandings, limiting beliefs, and ineffective communication. यानी गलत फहमी, लिमिटिंग बिलीफ और इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रेजेंट रिप्रेजेंट जो हो रहा है उसको हम किस तरह से क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो मेटा मॉडल के अंदर एक सीरीज होती है लैंग्वेज पैटर्न की और कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस की, जो उनको रिकवर करने के लिए और कन्फ्रंट करने के लिए बनाए गए हैं। किसको? जो लॉस्ट इंफॉर्मेशन है, जो उनके कम्युनिकेशन में
जो रह गई है इंफॉर्मेशन, वो जो बोलना भूल गए हैं, उसको कैसे हम रिकवर करें, क्लैरिफाई, मीनिंग को क्लैरिफाई करें, और उन अजम्पशंस को चैलेंज करें जो स्टेटमेंट के साथ जुड़ी हुई हैं। By doing so, it enables individuals to gain greater clarity, make better decision and communication more effectively. अगर वो क्वेश्चंस हम पूछ लेते हैं तो हम और ज्यादा कम्युनिकेशन को क्लैरिटी के साथ समझते हैं। तो मेटा मॉडल का यही काम है कि हमें एम्बिग्विटी को क्लैरिटी में बदलना है। कोर पर्पज क्या है इसका, मेटा मॉडल का कोर पर्पज क्या है? The meta model's primary purpose is to help individual move from vague, abstract, or imprecise language to more specific, concrete, and sensory-based descriptions. मतलब क्या हुआ कि जो अस्पष्ट भाषा है उसको बहुत सॉलिड और स्पेसिफिक भाषा में कन्वर्ट करवाना। एंड दिस ट्रांजिशन इज क्रूशियल फॉर इंप्रूविंग कम्युनिकेशन। ये बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए, और कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, और डीपर अवेयरनेस लाने के लिए। इट हेल्प्स अवर क्लाइंट्स थिंक थ्रू देयर ओन challenges and opportunities and come up with significantly better solutions without us making any further intervention। यानी हमें इंटरवेंशन करने की जरूरत भी ना पड़े और वो बहुत बेटर तरीके से सॉल्यूशन को अपने अंदर से निकाल सके। ये वो टेक्निक है। अब मेटा मॉडल पर्टिकुलरली किन किन एरियाज में इफेक्टिव है इसको समझेंगे। कहाँ इसका यूज है, क्यों जरूरत पड़ रही है इस चीज की। तो जिस किस एरिया में ज्यादा इफेक्टिव है वो हम बात करते हैं कि कैसे इसका हम यूज करेंगे। नंबर एक, आप नोट करें, क्लैरिफाइंग एम्बिग्विटीज, जो हम अभी बात कर रहे थे। सबसे पहले तो जहां एम्बिग्विटी है, जहां अस्पष्टता है, क्लैरिटी जहां नहीं है, लैंग्वेज में एम्बिग्विटी जहां आ गई, वहां उसमें हमें क्लैरिफिकेशन में आना है। द मेटा मॉडल एंश्योर्स दैट द कम्युनिकेशन इज क्लियर एंड एक्यूरेट, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग के रिस्क को खत्म करके उसको क्लियर और एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग में लेके आना है। दूसरा इसका कहाँ यूज करनी पड़ता है हमें, चैलेंजिंग लिमिटिंग बिलीव्स, जहां पर सीमित विश्वास की बात हो रही है, लिमिटिंग बिलीव्स की बात हो रही है। मैनी लिमिटिंग बिलीव्स आर एम्बेडेड इन ए वे वी स्पीक। हमारे बोलने के तरीके में बहुत सारा लिमिटिंग बिलीफ होता है। द मेटा मॉडल हेल्प्स आइडेंटिफाई एंड क्वेश्चंस दीज बिलीव्स। अब मेटा मॉडल इसको आइडेंटिफाई करता है, क्वेश्चनिंग करता है, एंड अलाउज इंडिविजुअल टू ब्रेक फ्री फ्रॉम कंस्ट्रेंट्स एंड अडॉप्ट मोर एम्पावरिंग पर्सपेक्टिव्स। वो दूसरे व्यक्ति को इस बारे में समझाता है कि वो ज्यादा एम्पावरिंग पर्सपेक्टिव का यूज करे बजाय कि लिमिटिंग बिलीव्स का यूज करे। तीसरा पॉइंट नोट करें, तीसरा पॉइंट कहाँ इसका यूज, किस एरिया में यूज होगा, एनहांसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग में। Problems often arise from incomplete and distorted information। प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होती है, जहाँ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है या डिस्टोर्टेड है। तो मेटा मॉडल हेल्प्स रिकवर मिसिंग डिटेल्स एंड करेक्ट्स डिस्टोर्शंस। तो मेटा मॉडल क्या करता है, जो मिसिंग डिटेल है उनको तो निकलवाता है उससे, और जो डिस्टोर्शन है उसको ठीक करवाता है, करेक्ट करवाता है, लीडिंग टू मोर इफेक्टिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस। ज्यादा अच्छे सॉल्यूशंस की तरफ उसको लेके चलता है। और कहाँ यूज होता है, इंप्रूविंग रिलेशनशिप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स, मेटा मॉडल promotes more meaningful and productive interactions
by encouraging clear, direct and honest communication. चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, मेटा मॉडल हमें प्रमोट करता है कि ज्यादा मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव इंटरेक्शन होनी चाहिए हमारे बीच में। तो ये चार एरियाज हैं जहां पर इसका हम यूज करते हैं। ये रिलेशनशिप में यूज करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एरियाज में यूज करेंगे, और लिमिटिंग बिलीफ को खत्म करने के लिए यूज करेंगे, और जहां पर अस्पष्टता है वहां पर स्पष्टता लेके आएंगे। चलिए, और किसके लिए बना है ये, कहाँ यूज होता है ये? द मेटा मॉडल सिग्निफिकेंटली improves our ability to ask good questions. There are two main benefits for our clients when we use these questions. जब इन क्वेश्चंस का यूज करते हैं तो क्लाइंट का इससे लाभ होता है। ये क्या क्या लाभ होता है? ये हमारे क्लाइंट की मदद करता है कि वो अपने जो चैलेंजेस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको समझे और सिग्निफिकेंटली बेटर सॉल्यूशन लेकर के आए, बिना किसी इंटरवेंशन के। हम कोई इंटरवेंशन नहीं करते, कोई दखल अंदाजी नहीं करते, उनको ही ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वो खुद ही उस पर सोचें और सॉल्यूशन लें। अब और क्या करें, और क्या इसका यूज हो सकता है? आस्किंग मेटा मॉडल क्वेश्चंस enables us to get much more accurate information about our clients, which we can then use in developing NLP strategies and models to help the existing client as well as ourselves and other clients improve what they do. यानी हमारे जो क्लाइंट हैं उनकी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लेने में मदद करते हैं ये क्वेश्चंस हमारी। अब तीन फायदे हैं इसके। देर आर थ्री सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स फॉर द प्रैक्टिशनर इन यूजिंग मेटा मॉडल। अब हम एनएलपी प्रैक्टिशनर्स बन रहे हैं, तो एनएलपी प्रैक्टिशनर को इनके क्या लाभ हैं, वो क्यों करे इस चीज को? नंबर एक, तीन बेनिफिट क्या है? वी आर आस्किंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अवर क्लाइंट्स लैंग्वेज। हम क्लाइंट की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं, उनके कंटेंट के अकॉर्डिंग नहीं। सो वी डोंट हैव टू अंडरस्टैंड देयर कंटेंट। देखो प्रैक्टिशनर का क्या इसमें लाभ है, वो कंटेंट पे तो बात ही नहीं कर रहा जाता, वो तो उसका लैंग्वेज पर बात कर रहा है, उसकी लिंग्विस्टिक को सुधारना चाह रहा है। दूसरी बात, द अप्रोच स्टॉप्स अवर क्लाइंट्स फ्रॉम ओवर इन्फ्लुएंसिंग अस। ये जो क्वेश्चनिंग टेक्निक है, ये हमारे क्लाइंट को रोकती है कि वो हम पर ओवर इन्फ्लुएंस ना करे। वी कैन मेंटेन रेपो, रेपो बिल्ड कर सकते हैं उसके साथ, वाइल नीदर एग्री नॉर डिसएग्रीइंग विद व्हाट आवर क्लाइंट से। हम ना तो उससे एग्री करते ना डिसएग्री करते, बस क्लैरिटी चाहते हैं। तीसरी बात, practicing the meta model will significantly improve our ability to ask transformational questions। देखिए, तो इससे और क्या फायदा होगा कि हमारी क्वेश्चन पूछने की जो एबिलिटी है वो बहुत अच्छे ढंग से सुधर जाएगी। अब आगे चलते हैं। तीन तो इसके ये विजिबल लाभ हैं हमें, जो एक प्रैक्टिशनर्स को होते हैं जब ये मेटा मॉडल को अच्छे से समझ करके क्वेश्चनिंग करने लगता है। तो इस तरह से, व्हाट डू वी यूज इन कंजंक्शंस विद मेटा मॉडल? मेटा मॉडल में हम कंजंक्शंस का क्या यूज करते हैं? द मेटा मॉडल कैन बी यूज इन कंजंक्शंस विद एंड एज ए पार्ट ऑफ almost every NLP technique that requires eliciting accurate information. However, we are particularly keen to use the approach when we are asking our clients to clarify where they are now. We do this in conjunctions with daily questions, free forward, and comparing our clients' results against establishing KPIs.
तो अब इसके लिए हम टिप्स कौन कौन से हैं व्हेन यूजिंग द मेटा मॉडल, मेटा मॉडल को यूज करने के टिप्स पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से टिप्स हैं इसके? द मेटा मॉडल इज ए पोटेंट क्वेश्चनिंग अप्रोच। ये क्वेश्चनिंग अप्रोच है, लाइक मैनी पावरफुल अप्रोचेस कैन रियली अपसेट पीपल व्हेन यूज्ड विदाउट केयर। ध्यान से सुनना इस चीज को, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल अप्रोच है। यदि इसको विदाउट केयर यूज कर लिया तो ये लोगों को अपसेट कर सकता है। We need to establish a good level of repo and may need to use softeners first। हमें बहुत ही नर्म भाषा का यूज करते हुए रेपो बिल्ड करनी है, वो सॉफ्टली चलते हुए। फॉर एग्जाम्पल, मे आई आस्क क्वेश्चंस दैट कुड बी डिफिकल्ट टू आंसर एट फर्स्ट। हम उससे परमिशन लेंगे कि मैं क्या क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, क्या पूछ सकता हूँ। आई हैव फाउंड दे ऑफन गेट बेनिफिशियल रिजल्ट्स। और मुझे पता है इससे बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट आएंगे, क्या मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? गेटिंग क्लाइंट्स परमिशन फर्स्ट कैन सिग्निफिकेंटली इफेक्ट हाउ वेल द मेटा मॉडल वर्क्स। तो इस तरह से यदि हम अपने क्लाइंट से परमिशन लेकर के चलेंगे तो मेटा मॉडल बहुत अच्छे से काम कर पाएगा, अच्छे से वो उद्देश्य पूरा होगा जिस उद्देश्य से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हम इस बात के लिए मैं खुद रिकमेंड करती हूँ कि इसकी पहले प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन पूछने से पहले उसकी पहले प्रैक्टिस करें कि किस तरह से आप पहले क्वेश्चन पूछेंगे, बिना हेजिटेशन के फिर क्वेश्चन पूछें। और जब हम इस चीज को मास्टर कर लेते हैं, जैसे मैंने मिल्टन मॉडल के लिए भी कहा कि पहले उसे मास्टर करें, उसकी प्रैक्टिस करें फैमिली में, फ्रेंड्स में, या रिकॉर्डिंग कर करके देखें। इसी तरह से मेटा मॉडल में भी आपको यही करना है। जब तक इस टेक्निक को आप मास्टर कर ले तो इसका पूरा ध्यान दें, और अपने जब तक मास्टर करने के बाद इसको आप प्रैक्टिस में लेके आए तो बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ इस मेटा मॉडल का आप यूज कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने टिप्स देख लिया, उन एरियाज देख लिए कहाँ कहाँ इसका यूज हो सकता है, कैसे इसका यूज हो सकता है, इसका क्या पर्पज क्या है वो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि मेटा मॉडल का पैटर्न क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, किस किस तरह के सेंटेंसेस का हम यूज करते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस का हम यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, इसको भी बड़ा बारीकी से समझना है। As mentioned, we want to become spontaneous in asking these questions so that our attention is on how our client responds। ये हमारा क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, जो स्पॉन्टेनियस हम क्वेश्चन पूछते हैं, ये निर्धारित करेगा कि आपका क्लाइंट आंसर कैसे देगा। We are not thinking of the next question. It's about having full awareness of our client's verbal and non-verbal response that lets us know where to go next। चाहे वो वर्बल आंसर दे रहा है चाहे नॉन वर्बल आंसर दे रहा है, आपका क्वेश्चन जो है वो फुल अवेयरनेस के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हमें उस चीज को समझना है। तो टिपिकल क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं? क्वेश्चंस ये हो सकते हैं जो जैसे हम कोई बात उसने कही तो हम हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, स्पेसिफिकली, यानी जब क्लियर नहीं होती है कोई बात तो हमें व्हाट स्पेसिफिकली, व्हाट डू यू वांट टू से स्पेसिफिकली, हु स्पेसिफिकली, वेयर डू यू वांट टू गो स्पेसिफिकली, यानी विशेष रूप से क्या, कौन, कहाँ, कैसे, उसको क्लियर करें। दूसरा और क्या क्वेश्चन हो सकता है? हु सेज। अगर कोई कहता है कि मैं तो नालायक हूं, किसी भी तरह से उसने ये बात बोली, तो जवाब में आप पूछ सकते हैं कौन कहता है भाई, हु सेज, अकॉर्डिंग टू whom। तो ये क्वेश्चन आप पूछे उससे। देखिए, और फिर अब मान लो उसने ये कह दिया कि भाई मैं तो नालायक हूं, तो फिर क्या कहते हैं भाई, कौन कहता है?
क्या कोई हर एक कहता है क्या? एवरीबडी, ऑलवेज, नेवर, या नोबडी, नथिंग? यानी इसके बाद भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो भी वो सेंटेंस को पूरा करेगा। ऑल, नो वन, इन वर्ड्स को आप लिख लीजिए। ये आपके मेटा मॉडल के क्वेश्चंस को बनाने में मदद करेंगे। व्हाट डू मीन बाय दैट? कंपेयर टू whom? किसके कंपैरिजन में? कंपेयर टू व्हाट? हाउ डू यू नो? अब कोई कहते कि मेरा तो बॉस में से नाराज है, तो पूछ सकते हो आप, हाउ डू यू नो? तो मैं तो भाई, मैं इस काम को कर नहीं सकता। आप पूछ सकते हो, व्हाट स्टॉप्स यू? व्हाट वुड हैपन इफ यू कुड डू? हाउ डू यू स्टॉप योर सेल्फ? यू कैन आस्क दीज क्वेश्चंस। व्हाट वुड हैपन इफ यू डिड? व्हाट वुड हैपन इफ यू डिड नॉट? एंड, एंड के बाद क्वेश्चन मार्क लगा दो। वो कोई बात बता रहा है, पूरी नहीं करी, तो आप क्या एंड, और क्या भाई? टेल मी मोर। तो वी हैव इंक्लूडेड लिस्ट ऑफ 14 पैटर्न। इसमें 14 पैटर्न मैंने डाले हैं। 14 मेटा मॉडल लैंग्वेज पैटर्न इसमें डाले हुए हैं। तो हम उस पर बात करेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ मेटा मॉडल। मेटा मॉडल का स्ट्रक्चर क्या है? मेटा मॉडल इज डिवाइडेड इंटू 3 broad categories that reflect the common ways in which language can misrepresent reality। 3 कैटेगरी हैं जिसमें लैंग्वेज जो है मिस रियलिटी को मिस इंटरप्रेट कर देता है। एक डिलीशन, डिस्टोर्शन एंड जनरलाइजेशन। जो हमने स्टेट के टाइम पढ़ा था कि हमारा जो ब्रेन है वो किसी भी बात पर, किसी भी इवेंट पर फिल्टर लगा करके ही अपने अंदर इवेंट टू बनाता है। तो वही बात यहाँ पर भी है कि हमारा जो फिल्टर लग गया ना यहाँ पे, डिलीशन, डिस्टोर्शन, जनरलाइजेशन का, ईच कैटेगरी कंटेन्स स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ लैंग्वेज पैटर्न दैट कैन बी एड्रेस थ्रू टारगेटेड क्वेश्चंस। तो इनमें जो तीनों कैटेगरीज हैं, डिलीशन की, डिस्टोर्शन की और जनरलाइजेशन की, तो इनमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ लैंग्वेज पैटर्न होंगे और उनको फिर स्पेसिफिक क्वेश्चंस के साथ ही हम टारगेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए डिलीशन की बात, पहले नंबर पे डिलीशन को डिस्कस करते हैं। डिलीशन अकर्स व्हेन पार्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस इज ओमिटेड फ्रॉम द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में से कोई पार्ट मिसिंग है, दैट कैन रिजल्ट इन स्टेटमेंट दैट आर वीक। जब पार्ट ही मिसिंग है तो अस्पष्ट भाषा हो गई, एम्बिगुअस हो गई, इनकम्प्लीट हो गई, और वो स्पीकर को समझ में नहीं आ सकती है। द मेटा मॉडल questions for deletion are designed to fill in the gaps by recovering the missing information। यानी मिसिंग इंफॉर्मेशन को रिकवर करने के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चन इस कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे उसको समझेंगे जरा। टाइप्स ऑफ डिलीशंस। एक तो टाइप ऑफ डिलीशन समझो पहले तो क्या है, फिर उसके क्वेश्चन समझेंगे। एक सिंपल डिलीशन है, नंबर एक है सिंपल डिलीशन। दिस अकर्स व्हेन एसेंशियल इंफॉर्मेशन इज omitted फ्रॉम द स्टेटमेंट। वहां पे एक एसेंशियल इंफॉर्मेशन रिलीज वो हो गई है, खत्म हो गई है। एग्जाम्पल के तौर पर स्टेटमेंट क्या है? आई एम फ्रस्ट्रेटेड। अब मेटा मॉडल क्वेश्चन क्या करेगा वहां पर? व्हाट स्पेसिफिकली आर यू फ्रस्ट्रेटेड अबाउट? किस चीज के बारे में फ्रस्ट्रेटेड हो भाई आप? अब मान लीजिए एक और स्टेटमेंट है, सी डजेंट अंडरस्टैंड। तो वहां पे कैसा क्वेश्चन पूछना पड़ेगा? व्हाट एग्जैक्टली डज सी नॉट अंडरस्टैंड? कौन सी चीज है अभी विशेष रूप से जो नहीं समझ रही? सिंपल डिलीशन ऑफन लीड टू कंफ्यूजन। सिंपल कोई चीज डिलीट कर दी, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, एंड द लिसनर इज लेफ्ट गेसिंग। अब लिसनर तो सिर्फ गैस कर रहा है व्हाट द स्पीकर इज रेफरिंग टू। द मेटा मॉडल क्वेश्चन एम टू ब्रिंग क्लैरिटी बाय स्पेसिफाइंग द मिसिंग डिटेल्स। यहां पे मेटा मॉडल क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्लैरिफाई करवा रहा है। अब एग्जाम्पल है, मान लीजिए आई एम हैप्पी।
ये इसमें सिंपल डिलीशन है। तो रिस्पॉन्स क्या होगा, अनहैप्पी अबाउट व्हाट? मान लीजिए किसी ने बोला आई एम अनहैप्पी, तो रिस्पॉन्स क्या करना पड़ेगा, अनहैप्पी अबाउट व्हाट? यही पूछना पड़ेगा ना। अब मान लीजिए कोई कह दे ही इज रॉन्ग, तो अब यही पूछेंगे ना, अबाउट व्हाट? तो इस तरह से इनकम्प्लीट सिंपल डिलीशन वाले जो सेंटेंसेस हैं उनमें हमें इस तरह से क्वेश्चन पूछ के क्लैरिटी लेनी है। दूसरा, सिंपल डिलीशन ऑफ अनस्पेसिफाइड नाउन, जहां पर नाउन मिसिंग है। अब सिंपल के भी आगे बहुत ज्यादा कैटेगरी आएंगी कि सिंपल भी क्या 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 मिसिंग हो सकता है। नाउन मिसिंग है मान लीजिए किसी में से, जैसे आई वॉन्ट ए चेंज, बोल दिया किसी ने आई वॉन्ट ए चेंज। अब रिस्पॉन्स क्या करना पड़ेगा, नाउन मिसिंग है भाई, वो क्या चेंज चाहता है, व्हाट चेंज स्पेसिफिकली? आप क्वेश्चन पूछोगे व्हाट चेंज स्पेसिफिकली। अब कोई बोल दे आई एम एंजॉइंग दिस, अब ये क्या है, अधूरा वाक्य है। व्हाट आर यू एंजॉइंग, व्हाट स्पेसिफिकली आर यू एंजॉइंग? अब कोई बोलता है इट्स टेरिबल, तो भी क्वेश्चन पूछो उससे व्हाट टेरिबल स्पेसिफिकली। तो इस तरह से हमें जहां पर नाउन नहीं है तो उस तरह से हम व्हाट लगा करके फिर हम पूछेंगे। जैसे आई नीड ए न्यू कार, व्हाट स्पेसिफिकली? तो यहाँ पे क्या है कि आपके नाउन यहाँ पे अनस्पेसिफाइड है। और दूसरा अब आएगा आपका नेक्स्ट जो डिलीशन है, वो है कंपैरेटिव डिलीशन। दिस involves statement that makes comparisons without specifying what is being compared। अब यहाँ पे कंपैरिजन तो कर रहे हैं पर किससे कंपैरिजन कर रहे हैं वो मिसिंग है। अब स्टेटमेंट है दिस इज बेटर, तो मेटा मॉडल क्वेश्चन क्या कहेगा, बेटर देन व्हाट? बेटर देन व्हाट स्पेसिफिकली? अब इसी तरह से एक और स्टेटमेंट लेते हैं, ही इज मोर एफिशिएंट। अब ये भी अधूरा है वाक्य, तो इसमें भी मेटा मॉडल क्वेश्चन क्या करेगा, मोर एफिशिएंट देन whom और व्हाट? तो कंपैरेटिव डिलीशंस आर कॉमन इन एवरीडे लैंग्वेज। एवरीडे लैंग्वेज में ऐसा हम सुनते रहते हैं। एंड वाइल दे मे सीम हार्मलेस, दे कैन ऑब्सक्योर इंपॉर्टेंट डिटेल्स। अब क्योंकि हार्मलेस है तो ज्यादा इस पे क्वेश्चन कोई पूछता नहीं है। बाय आस्किंग फॉर स्पेसिफिक्स, द मेटा मॉडल हेल्प्स clarify the comparison and brings precision to the conversation। तो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं किस किस तरह का और डिलीशन मिलता है। कंपैरेटिव डिलीशन की बात की हमने। कंपैरेटिव डिलीशन में एग्जांपल है अवर न्यू प्रोडक्ट इज मोर इफेक्टिव। अब रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, मोर इफेक्टिव देन व्हाट, मोर इफेक्टिव देन व्हेन? तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करके फिर हम उस चीज को क्लेरिफाई करते हैं। अब जैसे कोई कहता है ब्लू इज बेटर, ब्लू इज बेटर देन व्हाट, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब और आगे चलते हैं, नेक्स्ट, अनस्पेसिफाइड रेफरेंशियल इंडेक्स। दिस happens when the subject or object of a sentence is unclear। या तो सब्जेक्ट अनक्लियर है या ऑब्जेक्ट अनक्लियर है, लीडिंग टू एम्बिग्विटी। अब जो क्लियर नहीं है तो फिर वो समझ आएगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, स्टेटमेंट क्या है, दे से इट्स गोइंग टू बी ए टफ ईयर। अब यहां पे दे से बोल दिया तो दे से मैंने कौन भाई,
तो मेटा मॉडल क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? हु स्पेसिफिकली सेज दैट? कौन कहता है भाई? अब इसी तरह से एक और स्टेटमेंट लेते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट द प्रोजेक्ट विल फेल। अब इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है। मेटा मॉडल क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? हु बिलीव्स दैट स्पेसिफिकली? हु बिलीव्स दैट स्पेसिफिकली? कौन स्पेशल? कौन ऐसा? तो जो अनस्पेसिफाइड रेफरेंशियल इंडेक्स हैं वो ओपनली यूज किए जाते हैं टू मेक स्टेटमेंट साउंड मोर अथॉरिटेटिव और यूनिवर्सल। उनको यूनिवर्सल बना देते हैं वो, लोग कहते हैं, ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा बोल करके वाक्य बोल देते हैं। कंफ्यूजन क्रिएट होता है फिर इससे। द मेटा मॉडल क्वेश्चंस हेल्प आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ स्टेटमेंट। अब मेटा मॉडल क्वेश्चन इस बात को क्लैरिटी में लेके आता है, कौन है भाई वो स्टेटमेंट कहने वाला। ब्रिंगिंग मोर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द कम्युनिकेशन। यहां ट्रांसपेरेंसी आती है फिर कम्युनिकेशन में। तो अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, और किस तरह के होते हैं। लैक ऑफ रेफरेंशियल इंडेक्स। जैसे एग्जाम्पल क्या है? दे डू नॉट रेट मी। दे डू नॉट रेट मी, दे कौन? तो हमें क्वेश्चन पूछना है, हु स्पेसिफिकली डजेंट रेट यू? अकॉर्डिंग टू हु? अब ऐसे ही कई तरह के सेंटेंस हो सकते हैं। पीपल आर स्टूपिड, हु स्पेसिफिकली आर स्टूपिड? पीपल मेक मिस्टेक, ऐसे ही बोल देते हैं, अधूरा सा वाक्य, रेफरेंस कोई है नहीं। दे शुड नो बेटर, वन नोज हु इज द बेस्ट, दिस हैपन्स एवरी डे। What specifically happens every day? We should not do that. What thing should we not do? They say you should do more exercise. They who? Who specifically say? तो इस तरह से जो एम्बिगुअस सेंटेंसेस हैं उनको मेटा मॉडल क्लियर करवाता है। चलिए अब नेक्स्ट आता है अनस्पेसिफाइड वर्ब्स। ये क्या था? जिसमें नाउन मिसिंग थे। अब हम बात करेंगे जहां वर्ब मिसिंग है। Sometimes the action described by a verb is not clearly defined, leading to vague and incomplete statement. For example, she hurt me. Verb यहाँ पे unspecified है। How specifically did she hurt you? कैसे हर्ट किया भाई उसने तुम्हें? अब इसी तरह स्टेटमेंट ये भी बोल सकता है कोई, दे चेंज्ड द प्लान। इन व्हाट वे? दे चेंज द प्लान, किस तरीके से बदल दी भाई? यानी उसमें वो तरीका, वो एडवर्ब वहां मिसिंग है। Unspecified verb can obscure the true nature of an action, leading to misunderstanding. By taking for specifics, the meta model ensures that the listener has a clear and accurate misunderstanding of what happened. तो कई एग्जाम्पल हो सकते हैं इस प्रकार के जो अनस्पेसिफाइड वर्ब्स हैं उनके। शी रिजेक्टेड मी, तो पूछा जा सकता है हाउ एग्जैक्टली डिड शी रिजेक्ट यू? अब जैसे एक और सेंटेंस है, माई बॉस रूइंड मी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ स्पेसिफिकली योर बॉस रूइंड यू? तो इस तरह से जहां पर एडवर्ब मिसिंग है तो वहां भी हम क्वेश्चन पूछ के उसको क्लियर कर सकते हैं। फिर आगे बात आती है, तरीका क्या है? नोमिनलाइजेशन।
This occurs when a process or action is turned into a static noun, often leading no vagueness. For example, there is a lack of communication. तो मेटामोडल क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? हु इज नॉट कम्युनिकेटिंग विद whom स्पेसिफिकली? तो ये वेगनेस है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे नाउन स्टैटिक नाउन बना दिया, लेकिन कोई क्लियरिटी नहीं है यहाँ पर। अब जैसे एक और स्टेटमेंट लेते हैं हम, हर बिहेवियर इज ए प्रॉब्लम। अब हर कौन है भाई? तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता, व्हाट स्पेसिफिकली अबाउट हर बिहेवियर इज प्रॉब्लमेटिक? किस चीज के लिए कह रहे हो? तो nominalization can make dynamic process seem static and unchangeable, which can be limiting. The metamodal questions can help reframe these statements into actionable terms, making it easier to address the underlying issues. अब नॉमिनलाइजेशन के और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वांट रिकॉग्निशन। अब ये अधूरा है, क्लियर है ही नहीं। तो हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ डू यू वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड? सेल्स डजंट वर्क, देन हाउ डू यू वांट टू डू दैट सेल्स वर्क? तो ये सारे डिलीशन के एग्जाम्पल हमने दिए। डिलीशन में हम किस किस तरह से, वर्ब एडवर्ब मिसिंग है तो कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नॉमिनलाइजेशन में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जहां पर नाउन मिसिंग है वहां कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब आगे आता है डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शंस की बात आती है जहां पे कहानी को मोड़ दिया गया है, मीनिंग को तोड़ मोड़ दिया है। डिस्टोर्शन अकर्स व्हेन लैंग्वेज मिसइंटरप्रेट्स रियलिटी बाय अल्टरिंग या एग्जेजरेटिंग या मिनिमाइजिंग सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ द एक्सपीरियंस। इसमें या तो चेंज कर देते हैं, या बढ़ा चढ़ा के कर देते हैं, या मिनिमाइज कर देते हैं, उस रियल इंफॉर्मेशन को रियल नहीं रहने देते। दिस कैन लीड टू फॉल्टी कंक्लूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड लिमिटिंग बिलीव्स। The metamodal questions for distortions are designed to challenge these misinterpretations and bring the speaker back to a more accurate understanding of their experience. अब ये जो है इसके भी टाइप्स हैं, कई कई तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे माइंड रीडिंग, डिस्टोर्शन में हम माइंड रीडिंग के क्वेश्चंस को ज़्यादा ही लेते हैं। जैसे, दिस अकर्स व्हेन समवन claims to know what another person is thinking or feeling without concrete evidence, for example। जैसे मान लीजिए कोई माइंड रीडिंग के आधार पे बोल रहा है, तो माइंड रीडिंग के आधार पे उसने बोल तो दिया, क्या बोल दिया? ही डजेंट लाइक मी। अब ये सेंटेंस बोल दिया किसी ने, ही डजेंट लाइक मी, तो क्लियर तो है नहीं, कैसे कह सकते हो भी वो लाइक नहीं करता? तो मेटामोडल क्वेश्चन कहेगा, हाउ डू यू नो ही डजेंट लाइक यू? कैसे कह सकते हो? किस बात के आधार पे कह सकते हो? आप क्वेश्चन पूछ सकते हो उससे। इसी तरह से एक और स्टेटमेंट लेते हैं, शी थिंक्स आई एम इनकम्पिटेंट। तो ये भी अधूरा वाक्य है। इसमें भी क्वेश्चन पूछ के हम क्लैरिटी ले सकते हैं। क्या सी क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ डू यू नो शी थिंक्स दैट? तो इस तरह से माइंड रीडिंग इज ए कॉमन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन दैट कैन लीड टू अननेसेसरी स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। लोग माइंड रीड के आधार पे बोल देते हैं, अपने आप वाक्य बना करके। द मेटा मॉडल क्वेश्चंस हेल्प द स्पीकर एग्जामिन द एविडेंस। अब मेटा मॉडल क्वेश्चन यहाँ पे हेल्प करते हैं उसके एविडेंस को एग्जामिन करने के लिए, फॉर देयर assumptions, often revealing that their beliefs are unfounded। तुम्हारे बिलीफ जो हैं वो रोंग है। तो इसे काफी क्वेश्चंस इसके भी हो सकते हैं, यू जस्ट डोंट केयर,
ही इज एवर सो हैप्पी, माई बॉस थिंक्स आई एम लेजी। इनको काउंटर क्वेश्चन करने पड़ेंगे इन सब बातों को, तब जा करके क्लियर आंसर आएगा। यू नो दिस इजंट वर्किंग, हाउ डू यू नो? उसके बाद आती है स्टेटमेंट कोज एंड इफेक्ट वाली। डिस्टोर्शन में आता है ना कोज एंड इफेक्ट भी। दिस इन्वॉल्व्स स्टेटमेंट दैट imply a direct cause and effect relationship that may not exist। स्टेटमेंट होती है यू मेक मी एंग्री। अब वहां क्वेश्चन पूछने की जरूरत है। वहां कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? हाउ डज व्हाट आई डू cause you to feel angry? कैसे? मैंने कैसे एंग्री कर दिया अभी तुम्हें? ऐसे ही एक स्टेटमेंट और पूछ सकता है कोई, हिज क्रिटिसिज्म रूइंस माय कॉन्फिडेंस, कि उसने मेरी आलोचना कर दी, मेरा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया। तो क्वेश्चन पूछने की जरूरत है, हाउ स्पेसिफिकली डज द क्रिटिसिज्म इफेक्ट योर कॉन्फिडेंस? कैसे? कैसे उसके क्रिटिसिज्म ने तुम्हारे कॉन्फिडेंस को कैसे खत्म कर दिया? स्पेसिफिकली बताओ। तो कोज एंड इफेक्ट डिस्टोर्शन जो है वो भी, वो क्या क्या करता है, विक्टिम मेंटेलिटी को लीड कर रहा होता है। कोज एंड इफेक्ट विक्टिमहुड में आ जाता है इंसान फिर, वेयर इंडिविजुअल बिलीव दैट एक्सटर्नल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इमोशन और बिहेवियर। अब ऐसे लोग क्या करते हैं, वो दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं अपने एक्शंस के लिए, अपने बिहेवियर्स के लिए, अपने इमोशंस के लिए। तो वहां पर मेटामोडल क्वेश्चन हेल्प इंडिविजुअल टेक ऑनरशिप ऑफ द फीलिंग एंड एक्शन। वहां पे मेटामोडल क्वेश्चन उनको उनको इस गैप को खत्म करने में मदद करता है, एम्पावरिंग देम टू रिस्पॉन्ड मोर कंस्ट्रक्टिवली टू दिस चैलेंज। मान लीजिए कोई बोल रहा है ही मेक्स मी अनहैप्पी, तो अब उसने दूसरे को जिम्मेवार ठहरा दिया है, तो हाउ डज ही मेक यू अनहैप्पी? आप पूछ सकते हो उससे। इफ आई से, इफ आई स्टे इन दिस जॉब आई हैव टू वर्क हार्डर। अब ये कॉज एंड इफेक्ट वाला डिस्टोर्शन है। तो पूछ सकते हो कि हाउ कैन यू से, व्हाट स्पेसिफिकली मेक यू टू वर्क हार्डर? माई बॉस मेक्स मी एंग्री, हाउ कैन यू से योर बॉस मेड यू एंग्री? तो इस तरह से काउंटर क्वेश्चन जो है मेटा मॉडल में हम पूछते हैं। उसके बाद आती है, ये आगे हमारे कोज एंड इफेक्ट वाले, फिर आता है कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंस। अब कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंस कैन क्रिएट अननेसेसरी इमोशनल पेन एंड conflict by drawing conclusion that are not supported by evidence। कोई एविडेंस नहीं है लेकिन हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं। The meta-modal questions challenge these faulty connections, helping the speaker see the situation more clearly and accurately। तो मेटा मॉडल क्वेश्चन क्या करता है, वो जो फाल्टी कनेक्शन बनाए हैं ना उसने, उनको चैलेंज करता है और स्पीकर को हेल्प करता है कि सिचुएशन को क्लियरली समझे, एक्यूरेटली समझे। तो इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंस हैं उनके एग्जांपल देखो आप। जैसे एग्जांपल है, ही इज साइलेंट, he doesn't like what I have done। How do you know that his silence means he doesn't like what you have done? तुम कैसे जानते हो भाई उसकी साइलेंस का यही मतलब है? तो कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंस बना लेते हैं लोग। अब जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, यू कांट जस्ट यू कांट ट्रस्ट सेल्स पर्सन। अब ये क्या है? अब ये
कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंस है। फिर तुम किसी सेल्स पर्सन पर विश्वास नहीं कर सकते तो क्वेश्चन पूछो। हाउ कैन यू से, हाउ डू यू नो दैट सेल्स पर्सन आर नॉट ट्रस्टवर्दी? अब इस तरह के हो गए। दूसरा एक और पॉइंट आता है, प्री सपोजिशन। दीज आर, ये जो प्री सपोजिशंस हैं एम्बेडेड विद इन स्टेटमेंट हैं दैट आर टेकन फॉर ग्रांटेड। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट विल यू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग? व्हेन विल यू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग? तो ये क्वेश्चन है, प्री सपोजिशन है। कि तुम प्रोक्रेस्टिनेशन कब बंद करोगे? मेटाफोरिकल क्वेश्चन है, हाउ डू यू नो आई एम प्रोक्रेस्टिनेटिंग? मान लो किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो, तुम्हें कैसे पता भी मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ? इसी तरह से कोई पूछता है, मान लो, व्हाई आर यू ऑलवेज सो नेगेटिव? तो मेटा मॉडल क्वेश्चन क्या क्या करेंगे, व्हाट मेक्स यू थिंक आई एम ऑलवेज नेगेटिव? तब वो बताएगा ना कौन सी बात के आधार पे कही जा रही है बात। तो ये प्री सपोजिशन है, पहले से ही कोई मान लेता है फिर क्वेश्चनिंग कर रहा है। तो प्री सपोजिशन क्या करता है, कैन लीड टू लोडेड क्वेश्चंस, अनफेयर assumptions which can put the listener on the defensive. The meta model questions help uncover these hidden assumptions, allowing for a more open and honest conversation. जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, व्हाट आर वी गोइंग टू डू नेक्स्ट? तो उसका रिस्पॉन्स ये हो सकता है, हाउ डू यू नो वी आर डूइंग समथिंग नेक्स्ट? तुम्हें कैसे पता कि हम आगे कुछ करने वाले हैं? या व्हाट मेक्स यू थिंक वी आर डूइंग समथिंग नेक्स्ट? तो ये प्री सपोजिशन के साथ भी जो सेंटेंसेस बनते हैं उनको भी मेटा मॉडल क्वेश्चन से करेक्ट किया जा सकता है। अब तीसरा जो पॉइंट आता है, जनरलाइजेशन वाले भी स्टेटमेंट होती हैं। जनरलाइजेशन इज ए नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन, allowing us to apply vast experience to new situations. However, when overused or applied without critical thinking, it can lead to inaccurate or limiting beliefs. The meta model helps to challenge and refine these generalizations by questioning the assumptions and universality of the statements. अब इसमें क्या देखो, जनरलाइजेशन में भी किस किस तरह के बताए थे मैंने, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स होते हैं। दीज वर्ड्स आर लाइक, कैसे कैसे शब्द यूज होते हैं इसमें, ऑलवेज, नेवर, एवरीवन, नो वन, ऑल एंड नन। दे सजेस्ट दैट समथिंग इज ट्रू इन ऑल केसेस विदाउट एक्सेप्शन। इन शब्दों से ये हो जाता है। जैसे स्टेटमेंट है, आई नेवर गेट व्हाट आई वांट। मुझे कभी नहीं मिलता जो मैं चाहता हूँ। तो मेटा मॉडल क्वेश्चन कहेगा, नेवर, कैन यू थिंक ऑफ ए टाइम व्हेन यू डिड गेट व्हाट यू वांटेड? अब यहाँ पे जो यूनिवर्स जनरलाइज कर दिया था, यूनिवर्सल क्वांटिफायर बना दिया, आई नेवर गेट व्हाट आई वांट। तो मेटा मॉडल क्वेश्चन उससे पूछ के हम क्लैरिफाई करेगा, ये कैसे कह रहे हो नेवर? वो समय याद करो, कभी तो तुम्हें मिला था जो चाहा था वो। अब ऐसे ही एक और मान लो एग्जांपल हमारे पास, एवरीवन इग्नोर्स मी। तो मेटा मॉडल क्वेश्चन का, एवरीवन, कैन यू नेम समवन हु डजंट इग्नोर यू? कोई ऐसा एक आधा पर्सन बताओ जिसने कभी इग्नोर ना किया हो। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स जो होते हैं इस तरह के, कैन क्रिएट ए सेंस ऑफ होपलेसनेस और फ्रस्ट्रेशन by making a problem seem more pervasive than it actually is. By questioning these statements, the meta model helps the speaker recognize exceptions and alternative perspectives, leading to a more balanced view.
अब जैसे कोई पूछता है ही नेवर लिसन्स टू मी, तो रिस्पॉन्स दो, नेवर, रिमेंबर द टाइम व्हेन ही लिसन यू, ऐसे पूछ सकते हो। जैसे कोई कहते नोबडी लाइक्स मी, नोबडी, यानी काउंटर क्वेश्चन करके उसको सोचने पर हम मजबूर कर सकते हैं, और वो और अच्छे से उसको क्लैरिफाई करेगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, मॉडल ऑपरेटर्स। Model operators of necessity often reveal underlying rules or beliefs that can be restrictive and unrealistic. By questioning these statements, the meta model helps individuals re-evaluate their beliefs and consider more flexible, less stressful alternatives. अब जैसे क्वेश्चन कोई कहता है आई हैव टू बी परफेक्ट इन एवरी टाइम आई डू, आई हैव टू बी, इसमें हैव टू यूज हुआ है। जैसे मुझे हर वक्त परफेक्ट होना पड़ता है जब भी मैं कुछ करता हूँ। तो मेटा मॉडल क्वेश्चन करता है व्हाट वुड हैपन इफ यू वरंट परफेक्ट, हु सेज यू हैव टू बी परफेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। स्टेटमेंट है यू मस्ट ऑलवेज लिसन टू योर एल्डर्स। मेटा मॉडल क्वेश्चन कहता है व्हाट वुड हैपन इफ यू डिड नॉट लिसन ऑलवेज, आर देयर टाइम्स व्हेन इट माइट बी ओके और नॉट टू। तो इस तरह से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब मॉडल ऑपरेटर ऑफ नेसेसिटी, नेसेसिटी का मॉडल कैसे लगते हैं, जो मॉडल हम यूज करते थे ना, शुड है, ओट टू है, मस्ट है, तो इनको यूज करते हुए भी कई स्टेटमेंट बनती हैं। जैसे यू मस्ट अराइव ऑन टाइम, तो इसका भी क्वेश्चन पूछा जैसे व्हाट हैपन्स इफ यू मस्ट नॉट, इफ यू नॉट अराइव ऑन टाइम, इफ यू डोंट अराइव इन टाइम, पूछ सकते हो। यू नीड एन एक्शन प्लान, स्टेटमेंट है यू नीड एन एक्शन प्लान, तो पूछो व्हाट हैपन, व्हाई, व्हाई यू नीड एन एक्शन प्लान। तो मॉडल ऑपरेटर्स ऑफ, ये तो नेसेसिटी का था, पॉसिबिलिटी का भी है। जैसे जिसमें शब्द आते हैं कांट, वांट, इम्पॉसिबल, कैन, पॉसिबल, एबल टू, ऐसे सेंटेंस आते हैं। जैसे आई कांट चेंज माई बिहेवियर, ये पॉसिबिलिटी हो गई। तो इसमें आई कांट चेंज माई बिहेवियर स्टेटमेंट है मान लीजिए। तो मेटा मॉडल क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम चेंजिंग योर बिहेवियर, हाउ डू यू नो यू कांट। तो इसी तरह से अब एक स्टेटमेंट मान लीजिए ये है इट्स इम्पॉसिबल टू सक्सीड इन दिस इकोनॉमी। तो मेटा मॉडल क्वेश्चंस क्या करेगा, व्हाट मेक्स इट इम्पॉसिबल, हैव अदर्स सक्सीडेड इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस। तो ये पॉसिबिलिटी के जो मॉडल्स हैं कैन एदर ओपन अप और क्लोज डाउन ऑप्शंस फॉर एक्शन, या तो ऑप्शन को खोल देंगे या बंद कर देंगे। The meta model helps by challenging limiting statements and explore the evidence or assumptions behind them. क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, पॉसिबिलिटी वाले मॉडल ऑपरेटर के जो एग्जांपल्स हैं वो और भी है। आई कांट टेल द ट्रूथ, ये पॉसिबिलिटी में जैसे बोला, तो इसका रिस्पॉन्स क्या करेंगे, व्हाट वुड हैपन इफ यू डू नॉट, इफ यू डिड। जैसे क्या बोला था उसने, आई कांट टेल द ट्रूथ, तो रिस्पॉन्स क्या दिया गया, व्हाट वुड हैपन इफ यू डिड। वो कहता है मैं सच नहीं बोल सकता, अगर बोलोगे तो क्या हो जाएगा। अब एक और मान लो स्टेटमेंट है व्हाट स्टॉप्स यू, रिस्पॉन्स क्या होगा, हाउ डू यू स्टॉप योर सेल्फ। तो इस तरह इसके भी एग्जाम्पल्स हम ऐसे ही बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ऐसे ही लोस्ट परफॉर्मेटिव है, जहां पे परफॉर्मेटिव लोस्ट है, दिस अकर्स व्हेन ए
वैल्यू जजमेंट इज मेड विदाउट स्पेसिफाइंग हु इज मेकिंग द जजमेंट। जैसे इट इज बैड टू बी सेल्फिश, तो मेटा मॉडल क्वेश्चंस क्या कहेगा? हु सेज, हु सेज इट इज बैड टू बी सेल्फिश? इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट माइट बीइंग सेल्फिश बी गुड थिंग? अब इसके भी एग्जाम्पल बहुत हैं। इट इज डिजास्टर टू बी मेड रिडंडेंट। अब रिस्पॉन्स क्या कर सकते हैं? हु इज बीइंग मेड रिडंडेंट? हु इज सेइंग इट इज ए डिजास्टर? तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछ करके, चाहे डिलीशन वाले क्वेश्चंस हों, चाहे डिस्टोर्शन वाले हों, चाहे जनरलाइजेशन वाले हों, उनकी स्टेटमेंट अगर अधूरी लग रही है तो मेटा मॉडल क्वेश्चन इस हिसाब से पूछा जा सकता है कि हम उसको कंप्लीट करवा सके और एम्बिग्विटी को खत्म कर सके, लिमिटिंग बिलीव्स को खत्म कर सके, कंफ्यूजन को खत्म कर सके, मिसकॉन्सेप्शंस को खत्म कर सके। यही एक उद्देश्य है मेटा मॉडल क्वेश्चंस का। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है मेटा मॉडल की? थेरेपी में हो जाएंगी, कोचिंग में हो जाएगा इसका यूज, बिजनेस में हो जाएगा इसका यूज, एजुकेशन में होगा, पर्सनल रिलेशनशिप में होगा। अब जैसे पर्सनल रिलेशनशिप में यू यू नेवर लिसन टू मी, अगर मान लो हस्बैंड वाइफ में से किसी ने कह दिया यू नेवर लिसन टू मी, तो सेकंड पर्सन ये कह सकता है नेवर, कैन यू थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन आई डिड लिसन? तो अगर पोलाइटली अब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो दूसरा बंदे को सोचने पे थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ता है। तो अब देखो, आपने मेटा मॉडल समझ लिया, मिल्टन मॉडल समझ लिया, तो मेटा मॉडल की भी आपको प्रैक्टिस करनी है, मिल्टन मॉडल की भी। तो मेटा मॉडल की जब प्रैक्टिस करनी है तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जस्ट मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। जैसे पहला नंबर पे आप ध्यान रखना कि पैटर्न को सपोर्ट करना है। जो भी पैटर्न वहां पे है, स्टार्ट बाय लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन और रीडिंग आर्टिकल्स एंड आइडेंटिफाइंग इंस्टेंस ऑफ डिलीशन, डिस्टोर्शन एंड जनरलाइजेशन। आप इन तीनों जो भी हमारे फिल्टर्स हैं ना, डिलीशन, डिस्टोर्शन, जनरलाइजेशन, इनको, इनके उदाहरणों का आप आइडेंटिफाई करो, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, मेटा मॉडल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ताकि आप उस स्टेटमेंट को आप चैलेंज कर सको। इन चीजों की प्रैक्टिस आपको चाहिएगी, पैटर्न्स को समझ करके। फिर आप रोल प्ले कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ, कोलीग के साथ। वेग लैंग्वेज कोई बोले तो आप कैसे काउंटर क्वेश्चन करोगे, कैसे वो क्लैरिटी में आएगा, तो ये आप रोल मॉडल करके प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर उसके बाद वही सेल्फ रिफ्लेक्शन करोगे, जैसे मिल्टन मॉडल में मैंने कहा था कि अपनी ही चीज को आप रिकॉर्ड करो, बार बार सुनो, इस तरह से। तो पे अटेंशन टू योर ओन लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज के प्रति भी ध्यान दो, अपने पैटर्न्स के प्रति, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड, frustrated or stuck. Notice if you are making any deletion, distortion, generalization, and practice using meta model on yourself. अगर आप इन चीजों का यूज कर रहे हो, डिलीशन का, डिस्टोर्शन का, जनरलाइजेशन का, तो खुद पे क्वेश्चन करो, देखो क्या आंसर आता है, क्या क्लैरिटी आती है, क्या आपके लिमिटिंग बिलीफ्स टूटते हैं क्या? तो सेल्फ रिफ्लेक्शन हो गया। फिर आप दूसरा तीसरे तरह से क्वेश्चन कैसे करोगे? जनरलाइजिंग करो इन चीजों को, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के लिए आप इन चीज़ों में नहीं सफलता पा पाओगे, फिर आप परेशान हो जाओगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी जनरलाइजिंग में। कैसे? राइट डाउन योर ओन बिलीव्स एंड स्टेटमेंट्स दैट यू होल्ड अबाउट योर सेल्फ। उनको लिखो जो आपने पकड़ के रखी हुई हैं कई स्टेटमेंट्स। अप्लाई द मेटा मॉडल टू दीज स्टेटमेंट्स बाय आस्किंग क्वेश्चन योर सेल्फ, लाइक what specifically do I mean by this? Is this always true? This exercise can help you uncover and challenge any limiting beliefs that may be holding you back. तो ये जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, ये आपको इस लायक बनाएंगी कि आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ो, अपने चैलेंजेस को आप
रिकवर अनकवर करो, तो पहले आप पे अपने आप पे काम करना पड़ेगा। तो आपने समझा कि मेटा मॉडल कैसे हमें क्लैरिटी की तरफ लेके जाता है, मिल्टन मॉडल कैसे हमें क्लैरिटी की तरफ लेके जाता है। तो ये सारी बातें लैंग्वेज पैटर्न में, लिंग्विस्टिक पैटर्न में बहुत जरूरी है समझनी। तो मेटा मॉडल इज वेरी पावरफुल टूल फॉर इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, एनहांसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एंड promoting personal growth. By learning to recognize and challenges that the deletion, distortion, and generalization in language, you can gain greater clarity, break free from limiting beliefs, and foster more effective and meaningful interaction with others. तो अगर आप पूरी क्षमता हासिल करने के लिए काम कर रहे हो, तो आपको कोई भी स्किल है उसमें आपको परफेक्शन लाना है। प्रैक्टिस से आएगा, बार बार प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो अपने ऊपर प्रैक्टिस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करें, और थोड़ा सा पेशेंस रखें। इसको परफेक्टली सीख करके फिर इसको दैनिक जीवन में लागू करें, और फिर इसका रिजल्ट देखना। तो यहाँ पे मेटा मॉडल से संबंधित बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। नॉलेज की कोई सीमा नहीं होती है। आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं, और जानकारी ले सकते हैं। मोर एग्जाम्पल्स आप अपने सामने हर टाइप के लेके आ सकते हैं, और उनका अभ्यास कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू कि आप कितना एफर्ट डालते हैं, कितना प्रयास करते हैं, कितना इस एनएलपी प्रैक्टिशनर कोर्स में अपने आप को और तराशते हैं। ये आप पर निर्भर करेगा। तो आई एम थैंकफुल टू यू कि आप बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनते हैं, समझते हैं, और अपने जीवन में लागू करते हैं, मुझे अच्छा फीडबैक देते हैं। इट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच, एंड बाय। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। बाय।